हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपने लास्ट वाला सेशन जो न्यूमेरिकल सेशन था एंजॉय किया होगा और कॉम्पिटिटिव रिलेटेड जो कंडीशंस थी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की, उसमें कुछ फार्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बहुत सारे फार्मूला हैं ये जो अब शीट आपको दी जाएगी, वो ऐप में दी जाएगी। जब ऐप में पढ़ेंगे तो और भी ढेर सारे फार्मूले और ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे और आपको, मुझे उम्मीद है कि आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा, आप प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी और आपको करने में मजा भी आएगा। आज एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सीबीएसई और नीट और एम्स और आईआईटी मैथ सब में आ चुकी है प्रॉब्लम ये वाली। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड ही है ये। मैं यहां लिख दूं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ के एप्लीकेशंस चल रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस आज हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए। एक फॉर्मूला, यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है और यही फिजिक्स की वास्टनेस का राज भी है। एक फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज एक प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि हमें दिया हुआ इसमें कि एक एयर बबल है। यू आर गिवन एन एयर बबल। जैसे पेपर वेट वगैरह होता है ना, वैसे ग्लास स्लैब के अंदर भी ऐसे एयर बबल्स होते हैं। तो मुझे ऐसा ही एक ग्लास बल्ब स्लैब दिया हुआ है, इसमें एक एयर बबल है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन ये है, पूरा डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, डायग्राम में ऐसा कुछ बनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ है 3/2। और क्या दिया है मुझे, ये बोल रहे कि इस बबल को जब एक सरफेस से देखते हैं, तो जब एक सरफेस से देखते हैं तो ये जो मुझे बबल ऑब्जर्व होता है वो 5 सेंटीमीटर मार्क पर ऑब्जर्व होता है। यहां से देखने में कितने डिस्टेंस के ऊपर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये बबल दिखाई देता है। और जब इसको दूसरी साइड से दिखाई दे, मींस देखते हैं इस एयर बबल को जब दूसरी साइड से हम देखते हैं, है ना, तो अब ये मुझे 2 सेंटीमीटर डेप्थ में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्लैब की रियल थिकनेस कितनी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और ये मेरे ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन है वो है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है मुझे इस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। और मुझे इसकी एक्चुअल थिकनेस फाइंड आउट करनी है कि इसकी एक्चुअल थिकनेस टी कितनी है। टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों प्रॉब्लम नोट कर लो। ये देखो, अब यहां से देखेंगे तो ये बबल, हमें बबल बी मान ले, बी बबल, तो ये बबल यहां उठा हुआ दिखाई देगा। कोई इसमें डाउट वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। किसी डेंसर मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम से देखते हैं तो वो नॉर्मल शिफ्ट होता है, तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये मुझे बी डैश पर दिखाई देगा। ये इसकी जो हाइट है, डेप्थ है रादर, ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगी, जो कि मुझे दी हुई है कितनी, डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं दूसरी साइड से देखेंगे तो ये मुझे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर दिखाई देता है। यानी अगर मैं इस बबल को यहां से देखूं तो यहां से भी ये एक्चुअल पोजीशन और ये एपरेंट पोजीशन, बच्चों समझ गया ना, ये एक्चुअल पोजीशन एपरेंट पोजीशन, यार लिख दूं मैं, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है ताकि आपको ये समझ में आए। एक्चुअल पोजीशन, ये एपरेंट पोजीशन, और ये भी इसकी इस साइड से देखने पे एपरेंट पोजीशन, ये एपरेंट पोजीशन किसकी, इस बबल की एक्चुअल पोजीशन। यहां से देखेंगे तो यहां दिखाई दे रहा है, यहां से देखेंगे इस साइड तो ये यहां दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से इस सरफेस से ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई, ये एपरेंट डेप्थ 1 और ये एपरेंट डेप्थ 2।
मुझे दिया हुआ यहां से देखने में 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिखाई देता है, दूसरे साइड से देखने में ये 2 सेंटीमीटर डेप्थ पर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे मालूम है कि समझदार बच्चा जो इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो इस प्रॉब्लम को इतना मैंने करा दिया उसको क्लिक कर गया होगा, यस डन। कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। सवाल ये है कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, आपको वो प्रॉब्लम कितनी समझ में आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आती है ना, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। खास क्या होता है? खास होता है प्रॉब्लम में डूब जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना और प्रॉब्लम समझ लेना। एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाए और अगर कुछ कसर रह गई हो समझने में, तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं भूलना इस चीज को, फ्री बॉडी डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्री बॉडी डायग्राम आपने ध्यान से ड्रॉ कर लिया तो प्रॉब्लम तो 90% सॉल्व हो गई। आपने प्रॉब्लम समझ में आ गई, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, प्रॉब्लम समझ में आ गई, गिवन डेटा लिख लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा दो। अब यहां तो साफ बोल रही, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे यार साफ तो है कि ये बोल रहा है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कैसा मामला, ये तो उसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ऑफ कोर्स वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले। अच्छा, अब बच्चों जरा यहाँ आओ, हमें कैलकुलेट करनी है थिकनेस टी। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी रियल डेप्थ यहां से कितनी है। एक साइड से देखोगे तो रियल डेप्थ dr1, दूसरी साइड से देखोगे तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, dr2। तो आप बोलोगे कि सर थिकनेस कितनी हो गई इसकी। यस यू आर राइट, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। आप आपस में अपने आप को आंसर देते रहो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो बच्चे करते जा रहे हैं, जिन्होंने कर भी लिया होगा, मुझे मालूम है, यकीन है कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। dr1 रियल डेप्थ इस सरफेस से रियल डेप्थ कितनी, dr2। तो ये मेरी रियल डेप्थ हो गई, यानी इसकी थिकनेस हो गई। दोनों साइड की जो रियल डेप्थ है, बबल की यहां से रियल डेप्थ और बबल की यहां से रियल डेप्थ, इन दोनों रियल डेप्थ को आप ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट द टोटल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा वही है, एन इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एपरेंट डेप्थ। तो dr1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, ये आएगी n इंटू da1 प्लस n इंटू यस da2। क्या कॉमन ले लू मैं, n कॉमन ले लेता हूं, da1 प्लस da2। ठीक है, ओके। n कितना दिया हुआ है मुझे, 3/2 दिया हुआ है। da प्लस dt ये कितना दिया हुआ है मुझे, ये da1 और ये हो गया मेरा 7, लिख दो डायरेक्ट। चलो ये हो गया da5, ये प्लस 2, यानी ये कितना हो गया 3/2 इंटू कितना 5 प्लस 2 7। ठीक है, 7 3 से 21 अपॉन 2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा मेरा आंसर है, यस सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों कितनी आसान प्रॉब्लम थी है। हाँ, ये देखने में डिफिकल्ट जरूर लगती है, बट ये प्रॉब्लम आसान क्यों हो जाती है? आसान क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स आसान हो जाती है। नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। मिटा दूं बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये आज का एक ही टॉपिक मुझे समझाने में टाइम लगेगा। तो अगर टाइम बचा तो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज अगर ये टॉपिक मैं आपको जल्दी समझा पाया तो इसी तक रह जाएंगे हम। हमें डिस्कस करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ diving bird to a fish, something fishy here। बहुत आपने डिस्कवरी या नेशनल प्लैनेट चैनल देखे होंगे और आपने देखा होगा बच्चों कि कैसे बर्ड आता है और डाइव करता है और डाइव करके नीचे से फिश को अपने मीन्स वो कैच करता है और कैच करके उड़ जाता है।
है ना, कितने ये डिस्कवरी वगैरह में और नेशनल प्लैनेट में हम इस टाइप के कितने हमने सीन देखे होंगे कि ऊपर से बर्ड आया, बर्ड ने डाइव किया और जो फिश थी फिश को पकड़ के ले गया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम आते हैं। और ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी बेस्ड है ऑन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, रियल हाइट, अपरेंट हाइट। अब आज हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, बड़े ध्यान से कूल माइंड से देखना सुनना, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। ओके, डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। यस, तो फिजिक्स वालों का काम होता ही है कि नेचर में जो जो हो रहा है, नेचर में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसको स्टडी करो, पर उसको हमारी स्टडी को फिजिक्स में ले आओ। नेचर का काम, नेचर अपना काम कर रहा है, फिजिक्स वाले अपना काम कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स इट्स वेरी मच रियल फीलिंग, आपको रियल फीलिंग आएगी। यार बिल्कुल यार, ये तो हम देखते हैं। चलो अब इसको समझ आए प्रॉब्लम क्या है। मान लिया मैंने कि ये फिश कहां होती है, पानी में होती है ना जनरली, हवा में तो नहीं तैर रही होती ना। हवा में क्या होता है, बर्ड होता है। यस, तो देखो ये मैंने एक पानी का सरफेस बना दी और अब मुझे एक बर्ड बनानी है, फिश सॉरी बनानी है, बर्ड भी बनाऊंगा। मुझे कहीं फिश की लोकेशन, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माइंड मत करना। ये फिश बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कुछ कुछ फिश लगे। ये फिश है भाई, कैसी बनी, ठीक बनी? चलो मेरे से अच्छी ड्राइंग तुम लोग की होगी, डोंट वरी। इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना मान लू, n मान लू, 4/3 होता है वैसे, मान लिया n। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये फिश की होगी रियल डेप्थ। क्या होगी, रियल डेप्थ होगी। अच्छा, अब यहां एक बर्ड इसकी ताक में बैठा हुआ है कि जहां फिश थोड़ी सी ऊपर आए अपना शिकार हो गया। बर्ड नहीं बना हुआ यार, उसको तो मुझे बनाना बड़ी तकलीफ वाला काम है, बर्ड बनाना, बर्ड नहीं बनाऊंगा। तो बर्ड की जगह मैं बी लिख दूंगा, ये बी लिख दिया मैंने, यहां एफ से भी काम मेरा चल जाता। तो ये बर्ड की रियल हाइट है ना बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बड़े ध्यान से सुनना यार तुम लोग। अब कभी फिश एक जगह थोड़ी होती है, फिश भी तो डाइव लगाती है नीचे नीचे, फिश भी तो ऊपर आती है, फिश एक जगह थोड़ी रहेगी। हाँ रहती भी है, लेकिन बर्ड भी एक जगह रह सकता है ना, लेकिन ऊपर नीचे भी आ सकता है। हम सारी सिचुएशन को एक साथ लेंगे। ओके, देखो अगर ये फिश ऑब्जर्वर है बच्चों, अब ध्यान से, अगर फिश ऑब्जर्वर है तो फिश के लिए बर्ड की पोजीशन थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। मुझे ये बर्ड इस पोजीशन बी से पोजीशन बी डैश में दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट इसकी हो जाएगी एच ए, जो कि एन एच आर होती है, जो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था। ये कब होगा, जब फिश ऑब्जर्व कर रही होगी इस बर्ड को, तो फिश को बर्ड कितनी एक्चुअल हाइट बर्ड की सरफेस से पानी की एच आर है, लेकिन उसको और टॉलर दिखाई देगा, एन एच आर हाइट पर दिखाई देगा। एन है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अगर बर्ड मेरा ऑब्जर्वर है, अगर बर्ड ऑब्जर्वर है तो बर्ड को फिश यहां दिखाई नहीं देगी या यही दिखाई देगी? बोलो बच्चों, आपसे पूछूंगा, नीचे दिखाई देगी या ऊपर की तरफ नॉर्मली अपवर्ड शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी? क्या बोला बच्चों ने, ऊपर ना? हाँ, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ चुके, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये अगर बर्ड ऑब्जर्वर है तो ये फिश ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, और अगर फिश ऑब्जर्वर है तो ये बर्ड को एक्चुअल पोजीशन से और ऊपर दिखाई देगा, हाइट बढ़ जाएगी। और अगर बर्ड यहां से फिश को ऑब्जर्व करेगा तो ये फिश इसको थोड़ी जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ से उसकी डेप्थ कम हो जाएगी, वो यहां कहीं दिखाई देगी। मान लिया मैंने कि ऑब्जर्वर है फिश और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द फिश एंड द बर्ड इज, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, रियल डेप्थ ऑफ द बर्ड
प्लस रियल हाइट ऑफ द फिश, अरे सॉरी रियल डेप्थ ऑफ द फिश प्लस रियल हाइट ऑफ द बर्ड, तो रियल हाइट ऑफ द बर्ड। लेकिन अगर फिश ऑब्जर्वर है, इफ एफ इज ऑब्जर्वर, अगर फिश ऑब्जर्वर है तो ये डिस्टेंस दोनों का हो गए, दोनों के बीच का हो गया x। तो f इज ऑब्जर्वर, देन डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड जो बी डेस्ट पोजिशन में आ गया, ये कितना होगा, x इज इक्वल टू डी आर प्लस डी ए। यार कुछ मुश्किल नहीं, हाँ बड़ी टिपिकल सिचुएशन है लेकिन मुश्किल नहीं है बच्चों, इन्वॉल्व हो जाना। दोबारा समझा रहा हूं, देख लो, ध्यान से समझ लो। ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, एम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे क्या एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? डायरेक्ट ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या बोलेंगे मालूम है, बर्ड नीचे आ रहा है एक सर्टेन स्पीड से, नीचे एक मिरर रख दिया, क्या रख दिया, मिरर रख दिया। तो उस मिरर में अगर बर्ड नीचे आ रहा है तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये आईआईटी एडवांस का प्रॉब्लम हो गया। दो कॉन्सेप्ट को जोड़ दो आप, पहले ये समझ लें, आईआईटी एडवांस लेवल तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे, पहले इसको समझ लें। आज देखो बेटा, पहले दोबारा ये समझा रहा हूं, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फिश और ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बर्ड, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ फिश की फ्रॉम द सरफेस, ये बर्ड की एक्चुअल हाइट, दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस डी आर प्लस डी एच। अगर फिश ऑब्जर्वर है, इफ फिश इज द ऑब्जर्वर, तो डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड, अब ये एपरेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से यहां तक। अब बर्ड, फिश को बर्ड यहां थोड़ी दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रही है, बी डैश पोजीशन पर दिखाई दे रही है, डी एन डी मुझे उसमें ऐड करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इज ऑब्जर्वर, देन डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड, यानी ये डिस्टेंस एक्स कितना हो गया मेरा, एक्स हो गया डी आर प्लस डी ए। तो इफ द फिश इज ऑब्जर्वर, अगर फिश ऑब्जर्वर है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एफ एंड द बर्ड कितना होगा, ये होगा x इज इक्वल टू डी आर प्लस डी ए। मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू डी आर प्लस डी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर प्लस सॉरी एच ए। बर्ड के लिए, फिश के लिए बर्ड का अब न्यू पोजीशन क्या हो गई, ड्यू टू एपरेंट शिफ्ट इन द हाइट, इसके लिए हो गई द रियल डेप्थ ऑफ द बर्ड एंड द एपरेंट पोजीशन, रादर एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, जो कि क्या हो गई, एच आर उसकी रियल हाइट थी, अब वो टॉलर दिखाई दे रहा है। कितना टॉलर दिखाई दे रहा है, एन टाइम्स, व्हाट इज एन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये एच ए को मैं लिख सकता हूं एन एच आर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी आर प्लस एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डी बाई डी टी ऑफ एच आर। काम अपना हो गया आसान। देखो dx बाई डी टी क्या है, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द बर्ड एंड द फिश, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। फिश को ये वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी आर, ये बर्ड की रियल डेप्थ है, बर्ड की पोजीशन है। अगर बर्ड भी ऊपर चल रहा होगा तो बर्ड की पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होती है, तो ये हो जाएगी रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस एन डी बाई डी टी ऑफ एच आर। व्हाट इज एच आर, एच आर इज द पोजीशन ऑफ द रियल पोजीशन, रियल हाइट ऑफ द बर्ड
तो अगर रियल हाइट ऑफ बर्ड को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रियल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। ये फिश की है भाई, डेप्थ वहां पर जहां जहां डेप्थ आ रही है और फिश जहां जहां हाइट आ रही है वो बर्ड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ये मैंने अभी बर्ड को ऑब्जर्वर लिया है, अब यही मैं अप्लाई कर सकता हूं फिश के ऊपर। तो अब मैं मान लूं कि फिश अगर बर्ड ऑब्जर्वर है, इफ बी इज ऑब्जर्वर, होपफुली आपने सबने नोट कर लिया होगा, नोट कर ही नहीं लिया होगा, समझ भी लिया होगा। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो अपन डाउट आपका बिल्कुल ऐप में जब आएंगे तो डाउट उस टाइम दोबारा क्लियर कर देंगे। अभी मैं एक और सिचुएशन समझा रहा हूं, तो हो सकता है कि शायद ये अब और भी क्लैरिटी इसमें आ जाए। अगर ऑब्जर्वर बर्ड है, बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ बर्ड अपनी जगह पर फ्लाई करते रहते हैं, ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी नहीं जाते, जा भी सकते। सपोज ये फिश ऊपर आ रही है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि अगर यहां से बर्ड ऑब्जर्व करेगा, ये मैंने हटा दिया अभी बर्ड की पोजीशन, ये सब हटा दिया मैंने, नया डायग्राम। बर्ड अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ताक में बैठा है, कहां फिश मेरे रेंज में आए और मैं डाइव लगा के उसका काम तमाम करूं। तो ये बर्ड उसको यहां, बर्ड को फिश यहां दिखाई देती है। दोबारा फिश का डायग्राम, ये फिश बना दी मैंने, ये फिश की पोजीशन F' हो गई और ये उसकी पोजीशन में नॉर्मल शिफ्ट आ गया। ये हो गया इसका एपरेंट डेप्थ और ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया बर्ड की पोजीशन में। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? बर्ड को लग रहा है ये सारे खेल मालूम है आपको, इतनी एक्यूरेसी से बर्ड अटैक करती है फिश के ऊपर कि उसको मालूम है। सोचो जरा कि जिस डेप्थ पे मुझे फिश दिखाई दे रही है, एक्चुअली उस डेप्थ पे नहीं है, वो थोड़ी और गहराई में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इवन बर्ड्स को भी मालूम होता है। बर्ड का वार खाली नहीं जाता, वो उसको जब एसेस कर लेता है बर्ड कि हाँ अब ये फिश मेरी रेंज में आ गई, तो बिल्कुल उसका जो अटैक होता है वो फिश लेकर ही वापस आती है। देखा तो है ना तुम लोगों ने ये डिस्कवरी और नेशनल जो मींस ज्योग्राफिक चैनल में, तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बर्ड की एक्चुअल पोजीशन ये है और बर्ड दिखाई यहां दे रही है। तो बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस x ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने x, ठीक। अगर बर्ड ऑब्जर्वर है, इफ बी इज ऑब्जर्वर, तो अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन, एक्चुअल सेपरेशन नहीं, रिलेटिव और एपरेंट लिख दूं, चलो एपरेंट सेपरेशन बिटवीन द बर्ड एंड द फिश कितना होगा? एपरेंट ये होगा x, और x क्या होगा? ले लो बर्ड की हाइट HR प्लस, अब कितनी हाइट पर दिखाई दे रहा है बर्ड उसको? क्या यहां दिखाई दे रहा है फिर बर्ड को फिश? यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? आप समझ गए होंगे, यस, DA इस पोजीशन में दिखाई दे रहा है बर्ड को। बर्ड अच्छी तरह जानता हूं कि जितना ऊपर दिखाई दे रहा है फिश उतने ऊपर है नहीं। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा HR प्लस, ये समझ गए आप लोग, DA क्या होता है? ये होता है NDR, रियल डेप्थ। बच्चों बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, अगर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा तो ये चीज बच्चों आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखो। एक बार दोबारा बताऊंगा, अगर एयर में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी हाइट एक्चुअल हाइट से टॉलर दिखाई देता है, वो कितने टाइम्स? n टाइम्स। HA इज इक्वल टू हो जाता है NHR। अगर एयर में से कोई डेंसर मीडियम में देखेगा तो ऑब्जेक्ट की अपरेंट हाइट कम हो जाएगी, रियल हाइट से कितनी हो जाएगी? n टाइम्स हो जाएगी उसकी जो रियल अपरेंट होगी डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? अपरेंट डेप्थ उसकी हो जाएगी, ये देखिए फॉर्मूला मालूम ही है, n इक्वल टू था रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी? DR अपॉन n आएगी। तो DA की जगह मैं क्या लिखूंगा? DR अपॉन n। लो, इतनी सी तो बात है, बस ये समझना, ये हमें लगाना है। अब ये अगर बर्ड ऑब्जर्वर है तो अब बर्ड और फिश की प्रेजेंट पोजीशन ये होगी, तो बर्ड एंड फिश की प्रेजेंट पोजीशन का रिलेटिव सेपरेशन कितना हुआ? रिलेटिव सेपरेशन हुआ x।
तो ये क्या होगा, एच आर प्लस डी है, एच आर प्लस डी है, एच आर एज इट इज, डी आर एज इट इज। अब पोजीशन मेरे पास आ गई, पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एच आर प्लस 1 अपॉन एन डी बाई डी टी ऑफ डी आर। नोट कर लो, जब तक ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं, और एक नया फॉर्मूला आपके लिए, ये रिलेटिव पोजीशन है बर्ड एंड फिश के बीच में, तो ये रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपरेंट पोजीशन हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एच आर। एच आर रियल हाइट है, रियल पोजीशन है बर्ड की, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, बर्ड की कौन सी वेलोसिटी आएगी, यस रियल वेलोसिटी, तो ये हो गया रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस 1 अपॉन एन डी बाई डी टी ऑफ डी आर। डी आर क्या है, बर्ड की रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ यानी रियल पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, बर्ड की रियल, सॉरी फिश की रियल वेलोसिटी आएगी, तो ये आ गया वी एफ। ठीक, ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, दो बड़े यूजफुल फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, पहले रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना, फिर इन फॉर्मूलाज को अटेम्प्ट करना, उसके पहले नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना, ये पहले रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझना, पहले फिर फॉर्मूला ड्राइव करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, फिर फॉर्मूला ड्राइव करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट किसी टॉलर ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है। उसके बाद आप इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आना, आपको ये आसानी से बच्चों समझ में आने लगेंगे। एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं आपके लिए, जब तक आप ये नोट करिए। होप के आपने ये नोट कर लिया होगा। अब ये आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। ये प्रॉब्लम है एक सिंपल सी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्या है आप जरा नोट कर लीजिए सब लोग। मुझे दिया है इस प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम यहां करा रहा हूं आपको, कहां डेटा लिख दूं, यहां लिख दूं, वी एफ फिश की, ये एग्जाम्पल 1, फिश की रियल वेलोसिटी मुझे दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड, फिश इज राइजिंग अपवर्ड, ठीक है। और क्या दिया है मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू अ बर्ड। और क्या दिया मुझे, बर्ड इज नॉट फ्लाइंग, बर्ड की वेलोसिटी 0 है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मुझे दिया हुआ है 4/3। तो अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है, अगर फिश इस वेलोसिटी से ऊपर आ रही है, फिश इस वेलोसिटी से ऊपर आ रही है, तो बर्ड जो ऑब्जर्वर है, बर्ड को वो वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। बर्ड इज स्टेशनरी, अगर बर्ड डाइव कर रहा है तो उसकी स्पीड ले लो, क्या प्रॉब्लम। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड 0 दी हुई है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 1/4/3 पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फिश मुझे कितनी दी हुई है, ये 8 दी हुई है, 8। तो वेलोसिटी ऑफ द फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड हो जाएगा 4 2 8 कर देता हूं ये, तो 3 × 2, ठीक है ना, 3 और 4 2 8, तो 3 2 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। जरा नोट करो इसे, वो कितना आसान, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगी। होपफुली आपने सब समझ लिया होगा। ये रहा आपके सामने गिवन क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। क्या दिया आपको, दिया है कि वेलोसिटी ऑफ फिश 8 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालनी है, बर्ड को वो फिश कितनी स्पीड से ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है, और बर्ड की वेलोसिटी 0 है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये एग्जाम्पल 1 सेम, एग्जाम्पल 2 बन गया। इफ फिश बर्ड की वेलोसिटी डाउनवर्ड मुझे दी हुई है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तब क्या होगी वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, तब क्या होगी? बस यहां पर आप इसमें ये ऐड कर दो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो 6 + 10 ऐड कर दो कि कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम हो रही है। अब यहां पर क्या रख दो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड अभी आपने 0 मान लिया, बर्ड स्टेशनरी। अगर बर्ड डाइव कर रहा है नीचे तो ये इसमें ऐड कर दो, और अगर बर्ड फ्लाई कर रहा है ऊपर तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर फिश डाइव कर रही है नीचे तो VF नेगेटिव ले लो, फिश जा रही है ऊपर, फिश की वेलोसिटी पॉजिटिव, फिश जा रही है पानी के नीचे, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले लो। कितना आसान। बर्ड आ रहा है नीचे, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो। बर्ड इज फ्लाइंग अप, उसकी वेलोसिटी माइनस ले लो। ऊपर की तरफ तो माइनस, नीचे की तरफ तो नीचे। जब दोनों एक तरफ आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अब बर्ड भी ऊपर जा रही है और फिश भी ऊपर आ रही है, तो जब दो बॉडीज एक डायरेक्शन में चलती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। अरे वायर वही तो है ये कि जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, आइदर टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, तब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों की वेलोसिटी का सम। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूं, आज की लास्ट प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करेंगे। डेटा मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। यहां मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा लिख रहा हूं। पहले जो डेरिवेशन करवाए बेटा उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाना। आप बोलोगे दोबारा समझाने तो ऐप में मैं दोबारा भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ये प्रॉब्लम ले लो आप। मुझे प्रॉब्लम दिया हुआ है फिश राइजिंग वर्टिकली अप, फिश राइजिंग वर्टिकली अप। तो क्या दी हुई है, फिश की वेलोसिटी मुझे दी हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी दी हुई है फिश की वेलोसिटी, मैं यहां मान लेता हूं मुझे दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बर्ड ड्राइविंग नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, बर्ड डाइविंग डाउन विथ व्हाट वेलोसिटी, बर्ड की वेलोसिटी मुझे दी हुई है ये मुझे विथ रिस्पेक्ट टू मुझे एक्चुअली ये है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, नॉट बर्ड डाइविंग। ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज कर लो। बर्ड इज ऑफ सेकंड कंडीशन, बर्ड इज ऑब्जर्वर, हु इज द ऑब्जर्वर नाउ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, फिश इज ऑब्जर्वर, फिश इज ऑब्जर्वर, फिश ऑब्जर्वर है, तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश निकालनी है। फिश इज ऑब्जर्विंग, अब ऑब्जर्वर ये हो गया, बर्ड अभी बर्ड था, अब ये हो गया ना, फिश इज ऑब्जर्विंग, ये वाली कंडीशन आएगी उसमें। बी इज ऑब्जर्वर में ये आ गया, फिश इज ऑब्जर्वर में ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आपको। तो फिश इज ऑब्जर्वर, तो फिश को बर्ड की स्पीड कितनी दिखाई देगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। बल्कि ये मैं मान लो यार दिया हुआ ये 10 मीटर पर सेकेंड है ना। टू फिश वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इज इतनी, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इस स्पीड से बर्ड को नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे फाइंड आउट करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है मुझे फाइंड आउट करना है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लो, 4/3 ले लो। Get it? I think the question is clear to you. ये अपना फॉर्मूला है, बर्ड ऑब्जर्वर था तो ये, अब फिश ऑब्जर्वर हो गई तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड दिया हुआ मुझे 10, वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी दी हुई है, दिया हुआ है 4 प्लस एन कितना दिया हुआ है 4/3,
क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड मुझे निकालनी है। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, ठीक है, इनटू 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 4 इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आई 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है, इसके ऑप्शन मैंने दिए नहीं है आपको। तो ये आएगी रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो अब ये आप ऐप से रिलेटेड, ये आपको इसमें और इससे रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐप में दी जाएंगी, इससे मिलती जुलती और डिफरेंट वैरायटी की। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। और ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे हम जब हम शीट वगैरह देंगे, शीट्स अपनी डिस्कस होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम शीट आपको देंगे तो उसमें 90% प्रॉब्लम तो आप कर लेंगे आसानी से, और 10% प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। तो जहां जहां पे डिफिकल्टी आएगी अपन लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको मैं अगले टर्न के टॉपिक रिमाइंड कराता चलूं। अगले टर्न में नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर प्रिज्म, और इसके साथ ही हमारा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले टर्न में वी विल बी एबल टू फिनिश द रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन एट द डबल स्फेरिकल सरफेस। डबल स्फेरिकल सरफेस कहलाती है लेंस, यानी हम लेंस स्टार्ट करेंगे, तो वो कमिंग टर्न्स में होगा। तो अगले टर्न में वी शैल बी एबल टू कंप्लीट द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं ताकि आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। इन द मीन टाइम हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाई डायमंड अपीयर्स सो स्पार्कलिंग एंड ब्रिलियंट, उसका रीजन क्या है, मिराज क्या होता है, डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तानी इलाकों में डिस्टेंट जो ट्रीज होती है उनकी इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है, तो वो डिस्कस करेंगे हम, जिसको मिराज कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे लूमिंग क्या होता है, बहुत कोल्ड कंट्रीज में शिप आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप बोलेंगे शिप एंड बोट्स क्या मीन्स, उड़ती हैं क्या? हाँ, उड़ती तो नहीं है, उड़ती हुई दिखाई देती हैं। दैट इज अगेन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के ऊपर अप्लाई कर देंगे और वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो सीबीएसई में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ ही आते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे प्रिज्म्स का एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो आपका जो अगला टर्न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, क्रिटिकल एंगल वाला एंड प्रिज्म वाला, बहुत ही क्रूशियल, आपके जो अगली दो एक क्लासेस बड़ी क्रूशियल एंड बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक रूल्स एंड लॉज वही है, वही हमें रिवाइज करना है, उन्हीं को दूसरे वे में दूसरे तरीके से हमें अप्लाई करना है, दूसरे तरीके से अप्लाई करना है। तो बच्चों, आज अभी तक जितना पढ़ा उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके होपफुली आप अगले टर्न में तैयार होके आएंगे। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप जो ऐप है, या ऐप तो छोड़िए, अभी तो वो व्हाट्सएप के ऊपर ही है, आप अपने व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम्स मुझसे फ्रैंकली शेयर कर सकते हैं। अपने व्यू से मुझे ज़रूर बताते रहिए कि ये स्पीड आपको ज़्यादा तो नहीं लग रही, क्योंकि मैंने कोशिश की कि स्पीड अपनी मॉडरेट ही रखूं ताकि सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एनीवे, जिन टॉपिक्स का मैंने बोला है बच्चों को, ये 2 टॉपिक्स आप लोग अगले टर्न के लिए अच्छी तरह से तैयार करके लेके आइए, तो होपफुली आप ये टॉपिक अगले टर्न में सिर्फ एक रीडिंग लगा के आएंगे। अगले टर्न में मुलाकात होगी आपसे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड रिमेंबर, in the meantime, till we meet again in the next turn, please keep practicing whatever we have discussed today, whatever we have understood today, whatever we have learned today. Please keep practicing it till we meet the next time. Till then, goodbye all of you. Enjoy.